नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि झारखंड के छात्रों के सत्याग्रह का 24वां दिन है। देश के सवाल पर विचारधारा हावी। और सबसे पहले बल्कि बात करेंगे कि चुनाव आयोग, जो भारतीय चुनाव आयोग है, उसकी तारीफ अमेरिका तक हो रही है, 7 समंदर पार तक। और यहां पर उनके चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठते हैं और कई बार उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले भी किए जाते हैं। सबसे पहले इसी की बात करेंगे कि चुनाव आयोग का डंका बज रहा है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नवीन टीम का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन के लिए नवीन टीम यानी नई टीम, इसका ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव है उसके लिए इसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से यह नई टीम कैसी है, इस पर बड़ी चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे सबसे अंत में झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों की, क्योंकि वहां पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो छात्रों की मांग है उसको छोड़कर बाकी चीजों को सरकार ने लगभग मान लिया है। लेकिन अब जो छात्र हैं, आंदोलनकारी छात्र, वो आगे करेंगे क्या, इस पर करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। झारखंड में दोहरी मुश्किल में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अधूरी मांगे मानने से नाराज, छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। परीक्षा रद्द होने के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने भी खोल दिया मोर्चा। भारतीय चुनाव प्रणाली के कायल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वोटर आईडी सिस्टम का हवाला देते हुए सेव अमेरिका एक्ट को पास करने की मांग दोहराई। कर्नाटक में भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन पर गड़बड़ी का आरोप। कर्नाटक और अहमदाबाद में 21 जगहों पर छापेमारी। और चुनावी राज्यों में भाजपा ने नियुक्त किए नए प्रभारी। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश तो सतीश पूनिया को पंजाब की कमान। तरुण चुग को सौंपा गुजरात के प्रभारी का जिम्मा। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज जो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में तो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त पर हमला होता रहता है, निजी हमले तक होते रहते, धमकियां दी जाती है। लेकिन 7 समंदर पार चुनाव आयोग का डंका बजा है। महान लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली की मान्यता मिली है। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों के लिए भारत का चुनाव आयोग एक बड़े आदर्श के रूप में स्थापित है। दुनिया के कई मुल्कों ने भारत के चुनाव प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी को अपने मुल्कों में भी अपनाया है। दुनिया में चुनाव आयोग के बज रहे डंका के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की सलाह और चुनाव प्रक्रिया को अपने देश में लागू करने का मन बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए अमेरिका में वोटर आईडी अनिवार्य करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से हुई हाल की बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में हर मतदाता के पास वैध फोटो आईडी होना जरूरी है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बगैर एसआईआर के वैध फोटो आईडी सुनिश्चित हो सकता है क्या? लेकिन भारत में तो राहुल गांधी इसे वोट चोरी कहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में भारत के चुनावों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पिछले आम चुनाव में 64.6 करोड़ से भी अधिक लोगों ने मतदान किया, जबकि 1% से भी कम वोट डाक मतपत्र के जरिए डाले गए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग का समर्थन हमेशा सुप्रीम कोर्ट से भी मिला है। इसे चुनाव आयोग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट मानती है। लेकिन एसआईआर के तीसरे फेज के ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर सियासी सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। कर्नाटक में 2002 की मतदाता सूची के आधार पर एसआईआर के लिए मैप किए गए 5.54 करोड़ मतदाताओं में से 1.11 करोड़ मतदाताओं को एएसडीडीओ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अन्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं के नाम कट सकते हैं कर्नाटक में। कांग्रेस ने ड्राफ्ट लिस्ट की मियाद बढ़ाने की मांग की है। महाराष्ट्र में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चल रही विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है
कि अब तक करीब 2 करोड़ मतदाताओं के आवेदन ही प्राप्त नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार अब तक राज्य में 78.64% मतदाता आवेदनों को डिजिटाइज किया जा चुका है। इधर बात राजधानी दिल्ली की करें तो 1.5 करोड़ मतदाताओं में से 1/3 वोटरों के नाम कटने की आशंका है। राजधानी में 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47 लाख का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा, जो 33% है। तो बड़ी तादाद में वोटरों का नाम ना जुड़ने के बीच मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। वोटर लिस्ट के लिए गणना फॉर्म जमा करने की समय सीमा 17 अगस्त को खत्म हो गई। जिन वोटरों ने अपने वोटर फॉर्म जमा नहीं किए हैं, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद दावे और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 अगस्त को जारी होगी, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर को जारी होनी है। जाहिर है, यह सघन पुनरीक्षण ही स्वच्छ मतदान की गारंटी देता है। केरल में कांग्रेस की जीत का क्रेडिट पार्टी एसआईआर को देती है, लेकिन अन्य राज्यों में हारने के बाद एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल भी उठाती है। तो भारत के चुनाव आयोग की तारीफ अमेरिका में भी हो रही है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में भी भारत जैसी सख्त वोटर आईडी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। President was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue, and so the President is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. और इस पर छिड़ी बहस के बीच भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि चुनाव आयोग तो निष्पक्षता के साथ काम करता है। भारत का इलेक्शन कमीशन कितनी मेहनत से, शिद्दत से और पारदर्शिता से काम करता है। श्री डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उन सभी शूरवीरों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो बार बार लगातार भारत के इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं, उसकी कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हैं। कम से कम उनको समझना चाहिए यदि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के इलेक्शन सिस्टम को और इलेक्शन कमीशन को प्रेज कर रहे हैं तो वास्तव में हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से काम करता है। लेकिन अमेरिका में भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने ट्रंप के बयान पर कटाक्ष किया। उनको मालूमात होने दो न होने दो, उनको कोई किसने बताया होगा कि वहाँ भारत में कुछ लोगों को चुनाव के इससे बाहर निकाल रहे हैं और उन्होंने ये किया है, तो वो वही करेंगे उधर। और वहाँ वो चला है आजकल जो नॉन अमेरिकन नेशनल्स हैं उनके खिलाफ बड़ी मूवमेंट चली है, उसका वो फायदा उठाएंगे। तो वहीं सपा की प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। सपा के नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी अपनी। ट्रंप कोई अस्थायी विचारधारा के लोग नहीं, नेता नहीं है। कब क्या वो कह जाए, किधर सड़क जाए, किधर लुढ़क जाए, ये कहना बड़ा कठिन है। इसलिए इनसे दूर रहना ही हमारे देश के लिए हितकर रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि कर्नाटक में 1 करोड़ से भी ज्यादा नाम कट सकते हैं, तो वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी अनबू कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। Absentee, shifted, duplicate and dead voters are concerned, 1,11,04,705 forms are identified as absent, shifted, death, or already enrolled or others. लेकिन कर्नाटक सरकार उल्टा बयान दे रही है। कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं अरशद रिजवान। उन्होंने कहा ये एसआईआर जो है ये वोटर्स का नाम हटाने के लिए ही लाया गया है। SIR is designed to eliminate votes, eliminate the fundamental right of the people to vote. SIR is designed by Election Commission, which has no
I mean, confidence. People have no confidence in this election commission. There is a trust deficit between this election commissioner and the people of India. और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये इन दिनों महाराष्ट्र में भी चल रही है। तो महाराष्ट्र में नेता, शिवसेना की नेता सायना एनसी, उन्होंने तारीख बढ़ाने को लेकर कहा कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए। We are not opposing the extension of the SIR. Obviously, every citizen needs to have his or her representation if it is legitimate. But this is the final job and the call of the Election Commission. Having said that, just because the opposition wants an extension, it doesn't mean that the government is going to oppose it. तो ये जो पूरा मसला है, इसमें सबसे ज्यादा इस समय चर्चा हो रही है कर्नाटक में। तो कर्नाटक से हम इसमें अपनी संवाददाता को भी जोड़ेंगे और इस पर हम लोग आज इस पर खास चर्चा भी करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो फेज 2 था उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की थी। अब ये जो फेज 3 है इसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटक की चर्चा है। करेंगे इस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत ब्रेक के बाद। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया इन दिनों कई राज्यों में चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर शराबा, सबसे ज्यादा हो हल्ला कर्नाटक में, जैसे पिछली बार पश्चिम बंगाल में। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योति, हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहले ज्योति के पास, अगर ज्योति को आवाज मिल रही हो। ज्योति बताइए, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा कर्नाटक में ही है। पिछली बार बड़ा बंगाल से ही सारी खबरें आती थी एसआईआर को लेकर, इस बार आपके ही स्टेट से सबसे ज्यादा खबर आ रही। ज्योति, मामला क्या है? क्योंकि एक तरफ जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा नाम कट सकते हैं, कर्नाटक सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसी के लिए तो एसआईआर लाया गया। यस लालचंद जी, जैसे आपने कहा, इन दिनों पहले पश्चिम बंगाल एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत चर्चा में थी। अभी जो कर्नाटका में अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट, यहाँ पे 1 करोड़ 11 लाख नाम जो है एएसडीटी की अंतर्गत आता है। मतलब एब्सेंट, शिफ्ट, डुप्लीकेट और डेथ इस लिस्ट में दो जब भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुआ है, जब से लेकर अब तक कर्नाटका के सीईओ जो हर एसआईआर की प्रक्रिया की उन्होंने अपडेट देते आ रहे हैं। तो जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 11 लाख लोग जो है जो एएसडीडीओ के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर हम इसे ब्रेक डाउन किए तो अनुपस्थित है 16 लाख लोग, और स्थानांतरित है 66 लाख, और मृत है 16,30,000, और पहले से नामांकित मतलब डुप्लीकेट जो है 6 लाख है। मतलब जैसे आपने कहा, पहले पश्चिम बंगाल की नाम आता था, लेकिन अभी एसआईआर की प्रक्रिया में 2 बार एक्सटेंड कर चुके हैं। मतलब पहले जो था जून 29 से लेकर जुलाई 30 तक। लेकिन अगर एसआईआर प्रक्रिया, जैसे कांग्रेस कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रियंका खड़गे कहते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो केंद्र चुनाव आयोग की, केंद्र सरकार की कठपुतली जैसे काम करते हैं। अगर ऐसे काम करते हैं तो 2 बार एक्सटेंड करने की क्या जरूरत है? क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए और लोगों की एक डिमांड को सुनते उन्होंने 2 बार इस एसआईआर प्रक्रिया को अभी एक्सटेंड कर चुके हैं। तो लोगों में ये एक है कि अभी तक फाइनल ड्राफ्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। अगस्त 24 है फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश होने की। तो अभी देखिए, जो डुप्लीकेट है यहाँ पे हमें गौर देना होगा।
जो डुप्लीकेट पहले से ही नामांकित 6 लाख, और इससे एसडीडीओ में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, वो लोग बेंगलुरु से ही बिलोंग करते हैं। तो एसआईआर प्रक्रिया बहुत क्या वो रूल्स फॉलो करना है, सभी रूल्स को फॉलो कर ही अभी तक चल रहा है। कल इसी के बारे में, मतलब अगर वेडनेसडे भी अनबू कुमार जी ने इसी के बारे में और आंकड़े देने वाले हैं। तो कांग्रेस जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुआ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं वो केंद्र चुनाव आयोग, केंद्र सरकार पे सीधा निशाना लगा रहे कि ये जो प्रक्रिया है ये लोगों की नाम को डिलीट कर देता है, मतलब लोगों में एक भ्रम फैला रहा है। बिल्कुल, लोगों के जो लोग, मतलब जो किसी भी तरह से या तो अब इस दुनिया में नहीं है, या कहीं जगह बदल चुके हैं, या अवैध रूप से बन गए हैं, बस उनको भी रहने दिया जाए तब इनको अच्छा लगेगा। ये यही लगता है विनोद जी। जिस तरह से अभी ज्योति बता रही हैं कि अब देखिए, पहले हो हल्ला, हमने पूरा हो हल्ला पश्चिम बंगाल से देखा, अब कर्नाटक में, जबकि डीके शिव कुमार ने बोला था कि सब लोग करवा लो, नहीं तो बहुत सारी योजनाओं से बाहर हो जाओगे, फिर भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर बाहर हो सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और इस बीच अब कर्नाटक सरकार, वहां के मंत्री, वहां के नेता हमले करने पर लग गए चुनाव आयोग पर, और तारीफ हो रही है 7 समंदर पार से। डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं तारीफ में। लाल जी, स्वच्छ मतदान जब आप कहते हैं तो स्वच्छ मतदान के साथ पहला जो इसमें आप अगर शर्त होती है तो उस शर्त में पहला स्वच्छ मतदाता सूची भी है। बेशक। तो अगर ये वोटर लिस्ट चुनाव आयोग का अपना एक समझे कि जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है और अधिकार भी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन लोगों को बताया है। जब ये लोग सवाल पूछते थे कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो इलेक्शन कमीशन के इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्वच्छ मतदान के लिए स्वच्छ वोटर लिस्ट जरूरी है और ये काम चुनाव आयोग का अधिकार है जी। अब राष्ट्रपति ट्रंप जो सेव अमेरिका की उनकी पॉलिसी है, उसमें जो ये भारत के चुनाव आयोग का जो ये रहा है दृष्टिकोण, और उसको जो रखने जा रहे हैं, वो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया का चुनाव आयोग और इंडिया के चुनाव आयोग की जो चुनाव प्रणाली है वो पूरे दुनिया में किस तरह से एक ट्रांसपेरेंस एक दिखाया है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक कॉन्फिडेंस दिया है। बिल्कुल, जो बात अमेरिका महसूस कर रहा है। अमेरिका का ये मानना है कि 2 महान, अगर आप कहते हैं लोकतंत्र की बात करते हैं तो अमेरिका और भारत का माना जाता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका शुरू से ही पिछले इतने 200 साल का इतिहास है, वो लोकतंत्र के आधार को अपना आगे बढ़ाता रहा है। लेकिन आज तक अमेरिका इस पे नहीं पहुंच पाया कि वो अपने सारे मतदाताओं को एक वोटर आई कार्ड दे दे, या वो उनके पास में एक प्यूरिफाइड, जिसको आप स्वच्छ इलेक्टोरल रोल कहते हैं जी, वो उनके पास हो जी। तो ये कितना हताशा है जो टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका पूरे दुनिया में अपनी शान और अपनी शख्सियत को बताता है। वो अमेरिका आज भारत के टेक्नोलॉजी, वो अमेरिका आज भारत के चुनाव प्रणाली वो ये कह रहा है कि जो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं वो हमें सीधे सीधे अमेरिका में अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं और उसके बाद भारत की राजनीति देखते हैं, तो ये बात तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। अगर एसआईआर नहीं हुआ होता तो कम से कम कांग्रेस पार्टी की वापसी केरल में संभव नहीं थी, जो उनके नेता ने खुद बताया था। ठीक। अगर एसआईआर नहीं होता तमिलनाडु में वो आज उनके मंत्री नहीं बनते, जो 5 उनके विधायक बने हैं। तो एसआईआर नहीं होता तो आप समझिए क्या ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री होती। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने जो एक फेक वोट बैंक का अपना आधार बना होता है जी। जो अभी ज्योति बता रही थी कि कर्नाटक के 1 करोड़ जो से ज्यादा जो मतदाता है, उसमें अगर आप देखिए कि इतने 30 से 40 लाख वो मतदाता क्या डेथ हो गया है, लेकिन उसका नाम चल रहा है। 25 लाख के लोगों ने अपनी जगह बदला है, लेकिन उनका नाम चल रहा है। तो अगर ये प्यूरिफाइड इलेक्टोरल रोल सामने में आता है तो इसमें दिक्कत कुछ लोगों को क्यों हो जाती है, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। बिल्कुल पूछना पड़ेगा। और ये भी पूछना पड़ेगा दुष्यंत नागर जी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा रिटायरमेंट के बाद भी खींच लूंगा, सीधे एकदम निजी तौर पर कि रिटायरमेंट के बाद भी जाओगे कहां, वहां से भी खींच लूंगा, निकाल लूंगा। और वैसे ही चुनाव आयोग की तारीफ, बात सिर्फ ट्रंप की नहीं है। चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ दुनिया के ना जाने कितने देशों, संयुक्त राष्ट्र में
संयुक्त राष्ट्र में भी तारीफ हुई है, और वैसे चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं कि रिटायर करके भी कहां जाओगे, खींच लेंगे। सर मैं आपकी बात को समझ गया। पहले ये तय कर लीजिए कि अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र है या शत्रु राष्ट्र है। अभी 2 दिन पूर्व अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को हमें चाबहार पोर्ट से अलग करने की चाबहार पोर्ट, अमेरिका ईरान में क्या कर रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट में कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे क्या चुनाव पर आइए सर। तो पहले तो हमें ये तय करना होगा जी कि क्या जो ट्रम्प सारी बातें कह रहा है वो सही कह रहा है और काहे का शत्रु, हमारा उनसे है मतलब संबंध है एक देश होने के नाते। ट्रम्प ने हमारे इस तरह से वर्गीकरण कीजिएगा कि कौन मित्र और कौन शत्रु, तब तो हो गया। ऐसे थोड़े ना चलती है कूटनीति। नगर साहब मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 2 महान लोकतंत्र की बात है ये। अब अगर आप महान लोकतंत्र में अपने को नहीं रखते हैं तो ये आपके प्रॉब्लम है। ट्रम्प रोज सुबह उठता कह देता है कि भारत के इतने जेट गिर गए, फिर आप कौन सी बात सही मानेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक बात को सही मान लें ट्रम्प की। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई एक बात हमारे हित के खिलाफ में बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, कोई एक बात हमारे हित में बोलेंगे तो हम मानेंगे। इसमें ये क्यों नहीं हो सकता? कौन सा हित में बोल दिया? ज्ञानेश कुमार का कौन सा हित में बोल दिया? उन्होंने कहा हम अपने यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। इसका भारत से क्या लेना देना? देखिए भारत में, हमारे देश में, मेरे देश में, मेरे महान भारतवर्ष में जो चुनावी प्रणाली चली आ रही थी पूर्व में, उसमें SIR के बहाने कुछ वोटें गलत काटी गई। और ये मैं नहीं कहता, हमारे महान भारतवर्ष में वोटर लिस्ट अशुद्ध क्यों रहना चाहिए? हमारे महान भारतवर्ष में जो मृत हो गए उनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों रहना चाहिए? हमारे महान भारत में जो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह चले गए उनका नाम वोटर लिस्ट में पहली वाली जगह पर क्यों रहना चाहिए? और जो गलत तरीके से वोटर बन गए घुसपैठिए उनका नाम क्यों रहना चाहिए? सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, राहुल जी के, हमारे नहीं है, बहुत सारे पक्षों के, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे दलों के, भाजपा के नेताओं ने भी सवाल उठाए। इसका मतलब उसमें सुधार करने की जरूरत है। मैं पूछ लेता हूं भाजपा के नेता से पूछ लेता हूं ना कि SIR पर उनको दिक्कत है कि नहीं है। भाजपा के नेता और प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जी बताइए, आपको भी दिक्कत है क्या SIR से? जैसा अभी आपके साथी दुष्यंत नागर जी दावा कर रहे थे कि भाजपा वालों को भी दिक्कत है इससे। तो लालचंद जी, एक संवैधानिक प्रोसीजर है, देश आजाद होने के बाद कम से कम 14 या 15 बार हो चुका है। अगर वो हो रहा है तो उसमें मतलब डाउट क्यों, उसमें समस्या क्यों? कोई पहली बार तो SIR हो नहीं रहा। संविधान निर्माताओं ने संविधान का मूल पार्ट बना करके उसके अंदर SIR की पद्धति रखी थी, और 60% से ज्यादा 65% समय तक देश आजादी के बाद कांग्रेस ने ही रूल किया था। और जितने SIR हुए उसमें से 80% SIR कांग्रेस सरकार ने किया था। तो जब वो SIR सही था तो ये SIR पे सवाल उठाना ये केवल राजनीतिक छल नजर आता है। वो इसलिए नजर आता है कि लालचंद जी आपको समझना पड़ेगा, 2014 में कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली, 2019 में केवल 52 सीटें मिली, 2024 में तो बढ़ी ना, 99 हो गई, 99 सीटें मिली। तो अगर आदमी इतनी बुरी तरह से हारता रहेगा तो क्या करेगा? इनके युवराज, उनके नेतृत्व में लगभग 100 बार चुनाव हार गई कांग्रेस, तो कुछ तो कहीं तो ठीकरा फोड़ेगा। तो SIR पे फोड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन पे बोल रहा है। मैं इस बात से एग्री करता हूं लालचंद जी कि ट्रंप साहब की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए, पर अगर उस भरोसे को आज नहीं करना चाहिए तो जब वो राफेल गिर गया, जब देश में क्राइसिस आ गई, जब वो सारी चीजें बोलते थे, उन चीजों को कांग्रेस मूल मंत्र मान करके राजनीति करती रही थी, तो ये भी बहुत गलत था ना। नहीं, डेड इकोनॉमी को भी, डेड इकोनॉमी, इंडिया इज डेड इकोनॉमी, इसको भी बड़ा एकदम रिपीट किया। तो अगर वो बातें गलत थी या वो बातें सही थी तो ये बातें भी सही होंगी, और अगर वो गलत थी तो ये भी गलत है। ये कांग्रेस को डिसाइड करना है कि कब वो किस हिसाब से बात करती है। तो हमारे मित्र से पूछ लीजिए कि जब पहले वो ट्रंप साहब बातें कर रहे थे तो उसके स्टेटमेंट को लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके युवराज, मैं तो आपको भी वही बात कहूंगा, मैं आपको भी वही बात कहूंगा, ट्रंप रहे या कोई और, जो हमारे हिसाब से, हमारे राष्ट्रीय हित के हिसाब से ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय हित के हिसाब से गलत है,
ना सारी बातों को सही मानने की जरूरत है, ना सारी बातों को गलत मानने की जरूरत है। मैं आता हूं ज्योति। कांग्रेस पार्टी तो वो बात सही मानती है ना जो उनके राजनीतिक एंगल के हिसाब से सही। ज्योति डीके शिव कुमार, ठीक है, उन्होंने पर्सनली, आ रहा हूं सर दूसरे दौर में। ज्योति बताइए, डीके शिव कुमार ने बोला था सबसे कि भाई सब लोग करवा लो, जल्दी से जल्दी एसआईआर में नाम छूटे नहीं वोटर लिस्ट में, नहीं तो कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। एक तरफ उन्होंने प्रेरित किया, अच्छी बात थी, मैं मानता हूं अच्छी बात थी ये, लेकिन अब फिर से उन्हीं के सरकार के मंत्री, उन्हीं की पार्टी के नेता इस तरह से सवाल उठा रहे थे, तो दोनों दो डायरेक्शन की बात हो गई ना ज्योति। डेफिनेटली एसआईआर की बात हो, चाहे बहुत विचारों में डीके शिव कुमार और उनकी जो पार्टी का नेता है उनका हमेशा मतलब द्वंद्व नीति रहता है। डीके शिव कुमार जी कुछ कहते हैं, उनका जो नेताओं हैं वो दूसरे बात करते हैं। जो पहले एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुआ था, सरप्राइजिंगली डीके शिव कुमार जी ने खुद उनके घर में बैठकर एसआईआर प्रक्रिया को उन्होंने चालन दिए थे। तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे कि अगर आप लोग एसआईआर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं लेंगे तो सोशल वेलफेयर स्कीम जो है, हमारी जो गारंटी स्कीम जो है, हमेशा वो सरकार की सब लोग प्रेस करते रहते, वो जो स्कीम है आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो एक तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी ने ही लोगों को एक तरह उन्होंने विनती भी की थी। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसको लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ था कर्नाटका में। तो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है, कर्नाटका सरकार जो बांग्लादेश की इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनको यहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए, उनको यहाँ पे नागरिक सिटीजनशिप देने के लिए ये परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने जा रहा है, ऐसे बीजेपी बहुत बड़ा गंभीर आरोप भी लगाए थे। और इसी के तहत जो बहुत वीडियो भी उन्होंने रिलीज भी कर चुके थे, कैसे ये प्रक्रिया कर्नाटक सरकार दूसरे तरीके से लेना जा रहा है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी जो कहा, शायद वो लोगों में मतलब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जागरूक बनाने के लिए कह रहे थे, पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर बहुत मतलब जो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उनका यही एक भ्रम फैलाने की कोशिश दिन पहले से कर रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, जैसे वेस्ट बंगाल में वोटर्स का नाम हटाया गया, वैसे ही यहाँ पे भी वोटर्स का नाम हटाने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है प्रक्रिया, जो लीगल वोटर्स है उनको भी वोटिंग का। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो आप पीआरसी की बात कर रही थी ना, ये पीआरसी वगैरह टाइप का फंडा जो है ना, वो बंगाल में बहुत खेला गया था, ठीक है, जब ममता बनर्जी की वहां पर सरकार थी। कोई फंडा काम करता नहीं, क्योंकि जब स्क्रूटनी होएगी ना, तो चाहे आपने अगर गलत पीआरसी बना करके दे दिया तो वो पकड़े जाएंगे। विनोद जी, जो अभी कर्नाटक में हमें पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रही है, ये पॉलिटिक्स क्या लगता है कि कांग्रेस इसको, जैसे अभी कहा जा रहा था कि भाई कोई कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएगी, अब ईवीएम बची हुई है तो एसआईआर पर हमला है, ईवीएम को थोड़ी राहत मिली है तो अब एसआईआर पर हमला है, क्या इसके तहत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इसी तरह हमला करती रहेगी और उसी तरह मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया? लाजी, मैं बेंगलुरु से छपने वाली एक अखबार की एक पत्रिका में पढ़ा कि आजकल पूरे कर्नाटक में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो दो ही काम कर रहे हैं। क्या? पीआरसी बना या तो पीआरसी बना रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बना रहे हैं, या वो चुनाव के प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो आधे लोग इधर हैं, चुनाव प्रक्रिया में हैं, सरकारी कर्मचारी होंगे, राज्य के ही होंगे, और आधे लोग जो हैं वो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हर के घर में, जिसको वो डोर सर्विस कह रहे हैं, जो अभी ज्योति बता रही थी कि पीआरसी जो है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है, उनको राज्य सरकारें बनवा के घर घर पहुंचाने की बात कर रही है। इसी तरह से आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, तो वहाँ मुर्शिदाबाद से लेके और जितना भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ घर घर डेट ऑफ बर्थ का वो एक सर्टिफिकेट जारी करने का, कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने का वो अभियान एसआईआर में चला था। लेकिन आप जब इन सारी चीज़ों को ये करेंगे तो चुनाव आयोग के भी तो प्रोसेस है। बिल्कुल। उस प्रोसेस में ईआरओ से लेके आरओ तक में और चुनाव आयोग तक में उसकी कितनी जगह स्क्रूटनी होगी। और आज अगर पश्चिम बंगाल में आप ये देख रहे हैं कि वहाँ एजुकेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, 20 लाख लोगों का मामला फंसा पड़ा है, तो उसके पीछे यही पीआरसी और फेक सर्टिफिकेट है कि आप उनको एक तरह से जिद है आपकी कि इनको आप परमानेंट रेजिडेंट बनवा के इनको वोटर लिस्ट में बनवा देंगे।
2002 का वोटर लिस्ट जब कभी भी इलेक्शन कमीशन सामने में रखता है तो उसका मोटिव सिर्फ यही होता है कि अगर आपके परिवार में 2002 का कोई भी व्यक्ति उस वोटर लिस्ट में है तो उसके परिवार का आने वाले बाद में अभी 20-25 साल में कोई भी उसमें सदस्य होगा तो अपने आप जुड़ जाएगा। उसके लिए कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अगर आपका 2002 में नहीं है, उसके बाद जो आपको पेपर मांगे गए हैं 10 पेपर में, उसके बदले में अगर कर्नाटक सरकार ये अवेलेबिलिटी दिखा रही है ठीक, तो उसकी तो कहीं ना कहीं स्क्रूटनी होगी कि उनका एजुकेशन में किस तरह का वो मिलान होता है या नहीं होता है। तो कुल मिला के ये देखिए कि निष्ठा का सवाल है कि वोटर लिस्ट की जो प्यूरिफिकेशन है वो स्वच्छ मतदान का आधार है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ की है या दुनिया के और देशों ने इलेक्शन कमीशन की चुनाव प्रणाली को लिया है, अपनाया है। तो इस बात को भारत के लीडरों को भी इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुष्यंत जी जी, दुष्यंत नागर जी बताइए, क्यों कांग्रेस को और कई विपक्षी पार्टियों को अशुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए? बताइए क्या तर्क है इसका? देखिए लाल जी, जो हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो एक तरफ हमारे सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं, हमारे ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं। आप नहीं मानेंगे। ट्रंप को माइनस कीजिए, ट्रंप को माइनस कीजिए। एसआईआर पर उन्हीं की बात तो उठा रही थी माइनस कीजिए। यही तो मैं कह रहा था, तब कांग्रेस उन्हीं की बात उठा रही थी। यही तो सवाल है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने जाने कितनी बार ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाया, कांग्रेस ने कितनी बार ट्रंप को आगे रख करके राजनीति करने की कोशिश की। यही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ। उनमें अनेक सवाल उठ रहे हैं, मामला न्यायालय तक गया है, उन्होंने निष्पक्ष होकर कार्य नहीं किया, उनका आचरण निष्पक्ष नहीं है। अगर ट्रंप उनको दे देगा या उनकी प्रशंसा कर देगा तो हिंदुस्तान में उनके ऊपर जांच होगी, उनके ऊपर जांच होगी। और कांग्रेस की सरकार में मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और चुनाव आयोग में जो जो गड़बड़ियां हुई है एक एक की जांच होगी, लिख के रख लीजिए साहब। बिल्कुल 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 जांच होनी चाहिए अगर कोई गड़बड़ी हुई है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कानून बनाऊंगा तो उन्होंने बनाया। दुष्यंत जी, सुनिए ना, कौशल कांत मिश्रा जी आपको कुछ जवाब दे रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा जी को जवाब दे, बोलिए कौशल जी बोलिए। जमीन पे उतार के आज अगर राहुल जी के साथ खड़े हैं समर्थन में, तो केरल में बहुत बढ़िया सी सरकार बन गई है। दुष्यंत नागर सर भूलिएगा मत, केरल में बहुत अच्छी सी सरकार बन गई है एसआईआर के बाद। बोलिए दुष्यंत जी। कौशल कांत प्रक्रिया पे एसआईआर की प्रक्रिया को कभी भी गलत नहीं बताया कि नहीं होनी चाहिए। तरीका जो अपनाते हैं, तो कर्नाटक सरकार के मंत्री ये कह क्यों रहे हैं कि एसआईआर तो लाया ही गया है लोगों का नाम काटने के लिए? ये क्यों कह रहे हैं कर्नाटक सरकार के मंत्री? नाम काट दिए जाते हैं जिसमें अधिकतर अल्पसंख्यक है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं। क्या हो गया उनको? अब डॉक्टर साहब को क्या हो गया उनको? चाहे किसी जाति किसी वर्ग के लोग हों, अपना नाम जुड़वा रहे हैं जो असली वोटर है। ऐसा करिए मिश्रा जी, बोलिए कौशल कांत मिश्रा जी जवाब दीजिए। अरे दुष्यंत भाई सुन तो लीजिए, आप थोड़ा सा रुकिए, कौशल जी को बोलने दीजिए। कौशल जी जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का। कौशल जी बोलिए। दुष्यंत जी मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। जब कांग्रेस के सिद्धारमैया जी अपना एफिडेविट 3 बार गलत फाइल करते हैं, उनको जो गिफ्ट मिला था, मुद्दा स्कैम जिसका हुआ था, वो एफिडेविट ही गलत फाइल करते, उस पर एफआईआर जांच है। तो आपको हर वो काम जो कानूनी होगा, कर्नाटक की तो बात है, कर्नाटक की बात है। सुन तो लीजिए, अरे भाई अरे सुन लीजिए, कर्नाटक की बात है। अरे मिस्टेक हो गई, अच्छा बोल लीजिए भाई, कोई मुद्दा हो गया आपके लिए। अच्छा मुझे सिद्धारमैया जी की बात जो आपने कही, मुझे एक वाकया याद आ गया कैसे नैरेटिव बनाया था। प्रकाश राज ये नाम के एक अभिनेता है, ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम गलती से काट दिया, मुझे एसआईआर से हटा दिया। बेंगलुरु में कहीं 4 साल पहले रहना छोड़ दिया था। चुनाव आयोग की भी टीम उतनी ही मुस्तैद निकली, गई वहां के जो उनके पड़ोसी थे उनसे बात की, उनका वीडियो बनाया, उस वीडियो को अपलोड कर दिया कि ये तो आदमी 4 साल से यहाँ आया तक नहीं, तो गलती से कहा कटा। ये इस तरह की चीजें नैरेटिव बनाई जा रही हैं एसआईआर के खिलाफ। ज्योति, ये घटना घटी थी ना वहां पर बेंगलुरु में। यस,
प्रकाश राज ने ये वीडियो रिलीज किए थे, उन्होंने यही कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया से मेरा नाम जो है हटाया गया है। हाँ। हालांकि ये सच है कि 4 साल से उस जगह पे वो नहीं रहे थे, ऑब्वियसली वो शिफ्टेड में अंदर आता है। तो ऑफिसर जो है चुनाव आयोग की, उन्होंने वीडियो रिलीज कर डॉक्यूमेंट भी दिखाए थे कि उस जगह पे प्रकाश राज जी नहीं है। तो सिस्टमेटिकली उन्होंने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की थी केंद्र सरकार के खिलाफ की जो मेरा और चुनाव आयोग की टीम ने हवा निकाल दी उस प्रोपेगेंडा की, लेकिन उनका सच वहीं पे निकल गया। बिल्कुल हवा निकाल दी विनोद जी। जिस तरह एसआईआर के खिलाफ मतलब कुल मिलाकर के एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा जो ज्योति कह रही थी वो बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। अच्छा, उसमें सिर्फ नेता शामिल नहीं है विनोद जी, उसमें जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना भी लाल किले से, वो वाला ब्रिगेड भी शामिल है। लाल जी देखिए, मैं दुष्यंत नागर जी खुल के नहीं बोल रहे हैं, मुझे भी अच्छे नेता हैं दुष्यंत नागर जी, लेकिन खुल के बोलने में इनको आज संकोच ये है कि वो खुल के बोल नहीं रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को किसी के वोट कटने का नहीं है, ममता बनर्जी को किसी के वोट कटने की चिंता नहीं थी। बोल दीजिए ना, घुसपैठिया बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया का वोट चाहिए। उनको एक भ्रम फैलाना है माइनॉरिटी कम्युनिटी में, खास करके मुस्लिम के समुदाय के बीच में, कि ये एसआईआर सिर्फ उनके नाम काटने के लिए। आप सुनिए तो सब, आप बोल लीजिए। आप इतनी देर से बोल रहे थे, आप बोलते बोलते सुकचा रहे थे। कर्नाटक में प्रॉब्लम यही है, पूरा एवेन्यू कर्नाटक में प्रॉब्लम यही है कि पूरे कर्नाटक में कांग्रेस का जो कैंपेन है वो कैंपेन सिर्फ इतना ही है कि वो मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जाके उनको कहा जा रहा है कि आपका नाम बड़ी तादाद में काटा जा रहा है। अब आप देखिए, एसआईआर का काम है कि लोगों के घर घर जाना, वहां हर जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं। ये फोटो ज्योति ने भेजी है, आप ये देखिए किस तरह के एसआईआर हो रहे हैं कि ये लोगों में एक भ्रम और एक भय दिखाया जा रहा है कि भाई आपका नाम कट जाएगा, आप कटेंगे नाम तो आपको नागरिकता में प्रॉब्लम होगी, आपके पासपोर्ट सीज हो जाएंगे, आपको 5 गारंटी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा वो वही है कि आप एक कंसोलिडेट करते हैं अपने वोट बैंक को, आप उसमें एक भय का माहौल बनाते हैं। लेकिन जिसको इलेक्शन कमीशन को जानना है वो दुनिया के 7 समुंदर पार के देश भी इलेक्शन कमीशन के कार्य प्रणाली को एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी सराहना कर रहा है, उसकी ईवीएम की सराहना कर रहा है। आप कुछ और बता रहे हैं, आप ईवीएम पे कभी सवाल उठाते हैं, कभी इलेक्शन के प्रोसेस पे सवाल उठाते हैं, कभी आप एसआईआर को वोट चोरी बता देते हैं। इसीलिए ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये कितना शानदार इसमें भारत सरकार के खास हुआ है और हो रहा है। है। बिल्कुल, और इसका क्रेडिट हमारे चुनाव आयोग के पहले के चुनाव आयुक्तों को भी जाता है, एकदम खुल करके बात। और इसीलिए मैंने कहा था बात सिर्फ ट्रंप की नहीं है नागर साहब, बात तो ये है कि यूएनओ और कई और देशों ने, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग के कामकाज की तारीफ की है। आप लोग भी स्वीकार कीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी तो चुनाव लड़िए अपने अपने मुद्दों के साथ, क्या दिक्कत? भारत के लोग महान हैं, भारत की सभ्यता महान है, भारत की गंगा जमुना नदियां महान है। भारत तो एक महान कंट्री है, सिर्फ चुनाव आयोग महान नहीं है, तो हमारी सेना महान है। बस ये भाजपा के लोग चोरी करना बंद कर दे वोट। नागर साहब का तर्क जो है, कोई कमी नहीं है जी, हमारा देश बहुत महान है। और मैं स्वयं अपने भारत के जन जन की 140 करोड़ लोगों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। बिल्कुल कीजिए। इसीलिए भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, भारत की चुनावी व्यवस्था, भारत के संसद, सब चीज की प्रशंसा कीजिए और उनको जवाब दीजिए जो कह रहे संसद से नहीं सड़क से देश चलेगा। खैर, कौशल कांत मिश्रा जी बताइए। चलेगा देश को। लालचंद जी, भारत बहुत महान है, भारत बहुत विशाल है, भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, बट कांग्रेस के लोग वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। हाँ, ये आपने मतलब दुखती रथ को छेड़ दिया कौशल कांत मिश्रा जी। गाएंगे नहीं, कौशल कांत मिश्रा जी दुखती रथ को छोड़ दिया। कर्नाटक के बगल में ही केरल है, हाँ, कर्नाटक के बगल में ही केरल है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कौशल कांत मिश्रा जी, दुष्यंत नागर जी, विनोद जी और ज्योति, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे बीजेपी की नवीन टीम यानी नई टीम की। देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले ही बता दिया था, अब बात करेंगे बीजेपी की नई टीम की, क्योंकि बीजेपी की नई टीम आ गई। नवीन बीजेपी की नई टीम का यूपी शंखनाद। इसका यूपी से क्या कनेक्शन है, क्योंकि यूपी में कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। कई पुराने चेहरों के अलावा तेज तर्रार बीजेपी कार्यकर्ताओं को नितिन नवीन की नवीन टीम में जगह मिली है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है। तो नितिन नवीन की टीम में स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, तो अन्य 12 महिलाएं भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई हैं। यूपी से 8 बीजेपी कार्यकर्ताओं को नितिन नवीन की टीम में जगह मिली है, जिसमें पसमानदा मुस्लिम समाज से 2 मुस्लिम चेहरों तारिक मंसूर और बासित अली को भी शामिल किया गया है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने मंगलवार को नए राज्य चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी में संगठनात्मक बदलावों के तहत उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नई नियुक्तियों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के लिए विनोद तावड़े को बीजेपी का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। वहीं तरुण चुग को गुजरात के लिए बीजेपी का राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियां बीजेपी की ओर से अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और तीनों राज्यों में पार्टी की गतिविधियों में तालमेल बिठाने की कोशिशों का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की राज्य इकाई में भी बीजेपी से सामाजिक संतुलन के साथ नए चेहरे को लोगों को बीच लाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उत्तर प्रदेश के चुनावी महाभारत को ध्यान में रखकर ही अनुभवी और युवा महारथी को चुनावी रण में उतारने की बड़ी पहल की गई है। तो भाजपा के नेता नरेंद्र कश्यप ने उत्तर प्रदेश से 8 चेहरों को संगठन में मौका दिए जाने के लिए पार्टी का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद विशेष तौर से इस बात के लिए भी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में 6 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में उत्तर प्रदेश से स्थान देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह हौसला बढ़ाने का काम किया। और वही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रोफेसर तारिक मंसूर ने 2047 तक विकसित भारत के पीएम मोदी के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री का कहना हमेशा ये है कि सबका साथ सबका विकास। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, किसी भी सेक्टर की हो, हेल्थ में हो, आवास योजना हो, गैस सब्सिडी हो, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। इसमें सब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर आदमी को एक समान देखा जा रहा है और सब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई पूरी पार्टी चाहती है, सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने 2047 तक। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बासित अली ने सपा पर वोट बैंक के लिए मुस्लिम वर्ग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है, मुसलमानों को लटकाना, भटकाना, दंगाई बनाना और लगातार मुसलमानों के नाम पर सरकार बनाना और सरकार बनने के बाद उनका शोषण करना, उन पर झूठे मुकदमे कराना। आज मुसलमान समाजवादी पार्टी है कि जान चुका है वो दरी बिछाने के लिए तैयार नहीं है, वो दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। उन्होंने जो एक अब्दुल की इमेज बनाई थी, मोदी जी ने उस इमेज को बदलने का काम किया है। मोदी जी एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। तो दिल्ली में टीम का ऐलान हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नजर में है, निशाने पर है। हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से और विकास सिंह लखनऊ से। पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र बताइए, कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था, 8 चेहरे उत्तर प्रदेश से। शैलेंद्र, क्या जो कुछ महीने बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होना है उसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है, और जो प्रभारी भी नियुक्त किए गए और सह प्रभारी भी? देखिए, निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय टीम आई है उसमें विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने हैं और 29 का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन लालचंद्र, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप मतदाताओं की संख्या कहें तो उत्तर प्रदेश में है।
तो आप संख्या के लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत सबसे ज़्यादा नंबर उत्तर प्रदेश से है राष्ट्रीय टीम में, लेकिन राज्य कितना बड़ा है ये भी आपको नज़र में रखना होगा। तो फिर उस लिहाज से उचित भागीदारी उत्तर प्रदेश को दी गई है और निश्चित तौर पर पूरा फोकस है। विनोद तावड़े प्रभारी बनाए गए हैं। हम जानते हैं कि उनको अनौपचारिक तौर पर पहले ही ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि वो उत्तर प्रदेश में प्रभारी का काम देखे, लेकिन अब नई टीम बनने के बाद आधिकारिक तौर पर उन्हें ही नियुक्त कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्तर पर जो प्रभारी का काम है वो अब और तेज हो जाएगा। तो ये चूंकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये जानती है। चूंकि जब राज्य की टीम आई थी तो हमने देखा था कि पंकज चौधरी ने जब प्रदेश की टीम का ऐलान किया था तब तमाम चेहरे उसमें नए जो बीजेपी में अनुभव वाले उन सामने लाए गए थे। अब राष्ट्रीय टीम में भी अच्छी खासी भागीदारी उत्तर प्रदेश की दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है सीटों के लिहाज से भी और मतदाताओं के लिहाज से भी, और चुनाव भी वहां पर जल्दी होने। ठीक, आप उचित ठहरा रहे हैं कि भाई इतनी संख्या तो उत्तर प्रदेश की बनती ही बनती है। विकास सिंह, जिस तरह से जिन चेहरों को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश से, उससे ये बिल्कुल साफ रहा है कि इसमें सब कुछ ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, युवाओं का प्रतिनिधित्व हो, समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व हो उत्तर प्रदेश से, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो 8 लोग शामिल किए गए हैं उनमें से 3 महिलाएं भी हैं और खासतौर से 2 अल्पसंख्यक। तो ये बात दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो उसकी पहचान है 24/7 जमीन पर काम करने वाली पार्टी है, लेकिन अब चूंकि अब राज्य की पहले से ही कमेटी तय हो गई थी भाजपा की, अब केंद्र की भी तय हो गई है और 2027 का जो चुनाव हो इसके लिए कमर कस ली गई है। टीम मेंबर के ऐलान हो गए हैं और बस अब जमीन पर और तेजी से काम करना है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में राजनीति में कहावत मशहूर है कि बाकी पार्टियों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती है जैसे खेत में अगर गेहूं लगाना हो तो जब विपक्षी पार्टियां निकलती हैं बोने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी फसल काट कर वापस लौट आती है। कुछ उसी लिहाजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आजकल लगातार प्रदेश में यात्राएं कर रहे हैं, जनपद जनपद जा रहे हैं और जब तक विपक्ष की पार्टियों का एक चक्कर लगेगा तब तक उनके 3 से 4 चक्कर लग चुके होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कमर कस ली है और 2027 की तैयारी में पूरे जोश के साथ बना दी गई मैदान थी, में है ना। इससे पहले पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में यूपी की भी टीम बना दी गई थी। लेकिन शैलेंद्र, एक सवाल आपसे कि विनोद तावड़े जिन्होंने बिहार के चुनाव में कमाल कर दिया था, बीजेपी और एनडीए के नजरिए से अगर देखिए, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लालचंद जी, आप जिस प्रदेश से आते हैं और जहां इससे पहले विनोद तावड़े को इंचार्ज बनाया गया था बिहार, वहाँ पर भी हमने देखा था कि उनके संगठन कौशल को पार्टी ने और बाकी राजनीतिक दलों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने उस वक्त तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए सामूहिक नेतृत्व के अगुवाई में वहाँ पर काम किया था और जो उसके रिजल्ट हैं वो अब सबके सामने है। तो निश्चित तौर पर उनके संगठन कौशल का लोहा बिहार चुनाव में पार्टी ने देखा था कि कैसे वो सहयोगियों के साथ तालमेल करते हैं, कैसे जो एक सही फीडबैक है उस पर वो काम करते हैं और उनका अपना जो दृष्टिकोण है उससे पार्टी को संगठन के स्तर पर कितना फायदा होता है। विनोद तावड़े का नाम तकरीबन तय था। जब राष्ट्रीय टीम अनाउंस हो रही थी उससे पहले ही ये संकेत मिल गए थे कि 2 नाम तय हैं राष्ट्रीय महासचिव में जो रिपीट होंगे, सुनील बंसल और विनोद तावड़े, और दोनों का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है संगठन कौशल के लिहाज से। पश्चिम बंगाल देखिए सुनील बंसल और उससे पहले तमाम राज्यों में सफलता है, उत्तर प्रदेश से भी जुड़े रहे। जैसे विनोद तावड़े काम करना शुरू कर चुके थे उत्तर प्रदेश में पहले ही, हमारे गृह राज्य में कमाल दिखा चुके हैं, अब आपके गृह राज्य में कमाल बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर चुके थे। तो ये माना जा रहा था कि उनके नाम का ऐलान होगा। ठीक राष्ट्रीय टीम के ऐलान के बाद आज उनके नाम का ऐलान हो गया, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बना दिया। शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलकर हम लोग इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि झारखंड में कल जो हेमंत सोरेन सरकार है उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, लेकिन उसके बावजूद छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि सीबीआई जांच पर पंगा फंसा हुआ है। पहले रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आंदोलन से किसकी जीत किसकी हार। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर पिछले 24 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन सोमवार को बड़े फैसले के साथ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच तो गया है।
क्योंकि राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे हजारों अभ्यर्थियों के दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और टीडीपीएल एजेंसी के जरिए कराई गई परीक्षाओं को, सारी परीक्षाओं को निरस्त करने और 2014 के बाद हुई भर्ती परीक्षाओं की जांच कराने का ऐलान कर दिया। तो मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद आंदोलन स्थल पर छात्रों ने जमकर जश्न भी मनाया। हालांकि यहां पेंच है, आंदोलनकारी छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों में शामिल सीबीआई जांच पर अभी तक सहमति नहीं बनी और यही वजह है कि सरकार की घोषणाओं के बावजूद छात्र संगठनों ने तत्काल आंदोलन समाप्त करने का फैसला नहीं लिया। सोमवार देर रात जश्न मनाने के बाद जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने स्पष्ट किया था कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी की बैठक के बाद तय की जाएगी। तो रिफॉर्म्स मंच के कोर कमेटी सदस्य रविंद्र पासवान ने बताया कि मंगलवार दोपहर, यानी जिस समय अभी हम बात कर रहे हैं, इस समय कोर कमेटी की बैठक आयोजित हो रही होगी। इस बैठक में इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव 20 तारीख का है, उसकी प्रस्तावित रणनीति आगे जारी रखी जाएगी या फिर आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा फिलहाल मंच के सदस्य धरनास्थल पर मौजूद हैं और अंतिम निर्णय के बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या करना है। झारखंड की सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस समिति का उद्देश्य जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में जरूरी सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन किया गया होता तो ऐसी गड़बड़ियां होती ही नहीं। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले को छात्र आंदोलन की हालांकि अभी तक बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई। प्रदर्शनकारी लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे और सरकार की ओर से फिलहाल जांच की जिम्मेदारी राज्य की सीआईडी और सुधार संबंधी समिति को देने की बात सामने आई है और इसी वजह से कुछ छात्र नेताओं ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर अंतिम फैसला होने तक उनका रुख पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता है। और फिलहाल जेएसएससी सीजीएल रद्द होने और व्यापक जांच के ऐलान के बाद छात्रों को एक बड़ी राहत तो कम से कम मिल ही गई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कल झारखंड कैबिनेट की बहुत ही मैराथन बैठक हुई, 4 घंटे की बैठक हुई थी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया। इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जानकारी दी, सुनिए। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। लेकिन पेंच सीबीआई जांच पर है। भाजपा के नेता आदित्य साहू ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग को तो बरकरार रखेंगे हम। छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण किनकी बात? छात्रों की बात सुनवाते हैं। वो अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर कायम है, सुनिए। केवल रद्द कर देने से ये चीज नहीं होगी। सरकार जितनी भी एग्जाम रद्द की है उसका आधार क्या है? सीआईडी जो जांच कर रही है सीजीएल को रिलेटेड, उसका क्लोजिंग रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए कोर्ट में। ये एक्सेप्ट कीजिए कि जी बृहद पैमाने पर सीजीएल में जो धांधली हुई थी। हम अभी बैठेंगे, विचारेंगे। जिन बिंदुओं पे भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, पहले वेट कर रहे हैं सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जैसे 11 to 13 एज कट ऑफ, सीडीपीओ और सीबीआई जांच। तो बैठ के विचारते हैं। बाकी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। जो हमारा मुख्य मांग है सीबीआई जांच की मांग है, उसको तो पूरा नहीं किए हैं तो हम भूख हड़ताल क्यों तोड़ेंगे? जो सीबीआई जांच मांग है और जब तक पूरा नहीं होता तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता सीधे रांची से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले दिवाकर यही अपडेट दे दीजिए कि क्या रिफॉर्म मंच के कोर कमेटी की बैठक हुई, कुछ फैसला लिया क्या? नहीं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उनकी बैठक अभी प्रस्तावित है, थोड़ी देर में वो बैठक शुरू होगी। क्योंकि छात्र वेट कर रहे थे कि सरकार ने जो कल ऐलान किया है जो परीक्षाएं रद्द करने का, उसका कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो वो वेट कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने किस लिखित में कुछ आए तब ये अपनी प्रतिक्रिया, उसमें क्या कुछ बिंदु है। अब इसमें लेकिन दोहरी, दिवाकर इसमें एक दोहरी बात हो गई है क्या कि एक तो सबसे पहले जिनका रद्द किया गया उनमें से कुछ लोग तो कुछ साल नौकरी कर चुके हैं, अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हम क्या करें, अगर गड़बड़ी हुई, हमें नौकरी मिली, अब हमें नौकरी से बाहर कर रहे तो हम क्या करें। और दूसरी बात जो कल भी हमने बात की थी आपसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रद्द होने के बाद जिनकी उम्र सीमा बाहर निकल गई, अब उनके लिए भी तो सरकार को कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अब क्या हेमंत सरकार दोहरी मुसीबत में फंस रही है?
देखिए, निश्चित तौर पर दोहरी मुसीबत तो दिख रही है, क्योंकि आंदोलन पहले सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में था, अब तो सीएम जहां बैठते हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग, वहां पर भी आंदोलन शुरू हो गया है। वो छात्र, चूंकि प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कल जो छात्र आए थे, जो सीजीएल परीक्षा के जो कह सकते हैं चयनित अभ्यर्थी हैं या दूसरी परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थी हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, वो लोग जब कल शाम में पहुंचे तो वहां से वो बाहर निकले ही नहीं है। वो भी वहीं पर बैठ गए धरने पर कि वो अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है। अब कसूर और किसका कसूर नहीं है ये तो बात की बात है जब जांच होगा मामला। इसीलिए छात्र, क्योंकि सीजीएल की जो जांच 2024 में जब हुई थी तो सीआईडी ने जांच की थी, उसके बाद फिर से नियुक्ति हुई और कल सीएम ने उसको रद्द कर दिया। तो इसीलिए छात्र कह रहे हैं कि आपको पहले से भी चीजें पता थी, उसके बावजूद आपने ये कार्रवाई शुरू में नहीं की। तो अब ये मामला और पेचीदा हो गया है, क्योंकि अब दो फ्रंट पे मामले खुल गए हैं। एक तो वैसे अभ्यर्थी है जो असफल हुए थे और दूसरे सफल अभ्यर्थी। तो आप कहिए कि छात्र एकदम से बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और छात्रों का आंदोलन दो फार में उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद जब आज बैठक होगी, हालांकि देवेंद्र महतो ने साफ किया कि वो भूख हड़ताल अपना खत्म कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन का आज से वो दूसरा चरण भी शुरू करने वाले हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म की लड़ाई हमारी है वो जारी रहेगी, ताकि सरकार को ये फुल व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि झारखंड में इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। तो अब ये आंदोलन अभी इतना शांति से नहीं लग रहा कि खत्म होने वाला है। और ये 20 तारीख वाली जो बात है, मुख्यमंत्री आवास को घेरने की जो बात है, उसमें क्या कुछ निकलकर चीजें सामने आती है वो बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सिर्फ एक छात्र का ग्रुप था जो उनसे नाराज था और वो सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा था। अब दूसरा वैसे सफल अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं, अब वो भी मुख्यमंत्री से नाराज हो गए हैं और उन्होंने भी फ्रंट खोल लिया है। तो हर तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरते। आप इस बैठक पर नजर रखिएगा दिवाकर, आगे जानकारी लेंगे। सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड सरकार ने जो कल फैसला लिया उसका लिखित में कुछ नहीं आया, छात्र इंतजार कर रहे हैं। लिखित में आएगा तब छात्र अपनी बैठक करके और उसके बारे में फैसला करेंगे कि अब क्या किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर जोड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।